आज हम बात करेंगे एनबीएफसी क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए, एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013 का, उसमें ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है। एनबीएफसीज वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग सर्विस ऑफर करते हैं। जैसे बैंक्स जो जो सर्विस देता है, जनरली एनबीएफसीज भी वही बैंकिंग सर्विस देते हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। दे डोंट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस. These institutions are not allowed to take traditional demand deposits. जैसे कि बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स ले सकते हैं, हम उनमें डिपॉजिट करते हैं डिमांड पे, जब हम चाहे तो हम वापस ले सकते हैं। एनबीएफसीज इस तरह का कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। काम बैंकों के जैसा ही होता है, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और ना ही ये डिमांड डिपॉजिट्स ले सकते हैं। देखिए, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोई है, जो कोई एक कंपनी है और उसका बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट रिसीव करना है। अंडर वो किसी स्कीम में हो, किसी अरेंजमेंट में हो, वो डिपॉजिट्स ले सके। कोई लंप सम में हो, एक ही बार सारा पैसा दे दिया, या इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके देना है, कंट्रीब्यूट करना है, उसको भी हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही कहते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई संस्था जो नॉन बैंकिंग हो, लेकिन उसका काम क्या है? इसी तरह के डिपॉजिट्स लेना। कोई स्कीम्स में चला देता है, कोई एक बार पैसा ले देता है और फिर कहता है कि हम थोड़े दिनों में तुम्हारा पैसा इतना करके डबल कर देंगे, या इंस्टॉलमेंट्स में लेता है। इस तरह का कोई जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो काम करता है, उसको भी हम एनबीएफसी ही कहते हैं। उसको हम कहते हैं रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी। आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो एनबीएफसीज हैं, दे आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। उनका ज्यादातर काम क्या रहता है? लोन देते हैं, आपको एडवांस देते हैं। आपको घर बनाना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। आपको कोई और वेंचर शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी, आप उनसे लोन्स और एडवांसेस ले सकते हो। एनबीएफसीज का मेन काम यही है। और वो क्या करते हैं? डील करते हैं। और वो क्या? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज। वो ये, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी बेडशीट्स की दुकान है, तो मैं क्या खरीद फरोख्त करूंगा? बेडशीट्स का खरीद फरोख्त करूंगा, ठीक है। मेरी फर्नीचर की दुकान है, तो मैं क्या बेचूंगा और खरीदूंगा? फर्नीचर। उसी तरह से ये क्या खरीदते और बेचते हैं? एनबीएफसी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर और सिक्योरिटी में का आदान प्रदान करते हैं। जो ये शेयर्स वगैरह है, या तो ये गवर्नमेंट ने इशू किए हों, वो भी चलता है। कोई लोकल अथॉरिटी ने इशू किए हों, कोई चक्कर नहीं, वो भी चलता है। एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर, और इस तरह की कोई भी और सिक्योरिटीज जो मार्केट में है, जिनकी मार्केटेबल वैल्यू है, एनबीएफसी उन सबको खरीदती और बेचती है। लीजिंग भी करते हैं, आपने सुना होगा, हमने लैंड ले ली लीज पे 90 साल के लिए, 100 साल के लिए। लीजिंग भी करते हैं। हायर परचेज का चैप्टर आपने डेफिनेटली अकाउंट्स में पढ़ा होगा। इंश्योरेंस बिजनेस भी करते हैं और चिट बिजनेस भी करते हैं। ये है एनबीएफसी का मेन बिजनेस। लेकिन ध्यान से सुनिए, इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। देखिए, आप कृषि, एग्रीकल्चर का कोई काम कर रहे हो, तो आप एनबीएफसी नहीं हो। आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, आप एनबीएफसी नहीं हो, ठीक है। और कुछ और सामान आप खरीदते फरोख्त, बेचते और सेल, खरीदते और बेचते हो, जो कि सिक्योरिटीज नहीं है। एनबीएफसी सिर्फ ये 4-5 चीजें खरीदती और बेचती है। अगर इन चीजों के अलावा, सिक्योरिटीज के अलावा, आप कुछ और चीज का बिजनेस करते हो, तो आप एनबीएफसी नहीं हो। अगर आप कोई और सर्विस दे रहे हो, जिसमें सेल परचेज आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है, आप फ्लैट बना बना के बेच रहे हो, आप घर बना के बेच रहे हो, तो भी आप एनबीएफसी नहीं हो। आई रिपीट, आप कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, आप कोई इंडस्ट्री का काम कर रहे हो, आप सिक्योरिटीज के अलावा, ये हमारे शेयर्स बॉन्ड्स के अलावा कुछ और खरीदते बेचते हो, या आप कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहे हो, तो आप एनबीएफसी नहीं हो। आगे बढ़ेंगे। अब एनबीएफसी और बैंक्स में मिलते जुलते काम है, तो इनमें फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, एनबीएफसी लेंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट करती है और लोन भी देती है, आपको पैसा देती भी है, आपसे पैसा लेती भी है। तो उनका काम ज्यादातर बैंक के जैसा ही है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। बैंक और एनबीएफसी में अंतर क्या है? पहला, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। देखिए, जो डिमांड डिपॉजिट वाला क्लॉज है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स ही कर सकते हैं। कोई भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट जो है नहीं ले सकता। सेकेंड पॉइंट,
NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. देखिए ये जो पेमेंट और सेटलमेंट, पे कर देना और सेटल कर देना, ये वाला काम भी सिर्फ बैंक्स के जिम्मे किया गया है। NBFCs चेक भी इशू नहीं कर सकते। हमने कहा लोन दे सकते हैं, समझ में आ गया, लेकिन वो चेक इशू नहीं कर सकते। चेक भी सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है। देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो भी NBFC के पास नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, वो भी NBFC नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ बैंक्स को ही कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ NBFCs में। RBI ने NBFCs को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस बेस पे डिवाइड किया है, वो किस तरह का काम करते हैं उसके बेस पे उनका विभाजन किया गया है। वो किस तरह की लायबिलिटी इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFCs, जब वो पैसा लेती हैं तो वो किस तरह का काम है, अभी आने वाली स्लाइड्स में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और उन्होंने इसमें भी डिवाइड किया है नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs बाय देयर साइज, साइज के हिसाब से भी इनको बांटा गया है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बोला गया है उनको, और अदर नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनीज, इनके ये सब हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है NBFCs को कैटेगरी में डाला गया है उनकी नेचर ऑफ एक्टिविटी, वो कैसा काम कर रही हैं उसके बेस पे उनका विभाजन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है जी हमारा एसेट फाइनेंस कंपनी। पहली NBFC जो हम पढ़ेंगे AFC है। एसेट फाइनेंस कंपनी क्या करती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन बिजनेस द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स। देखिए उसका काम क्या रहेगा, है तो वो NBFC है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ में आ गया। वो क्या फाइनेंस करती है, उसका काम क्या है, वो फाइनेंस करती है फिजिकल एसेट। आपको ट्रैक्टर खरीदना है, आप AFC के पास जाएंगे और वो आपका फाइनेंस कर देगी। तो AFC का मेन काम क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट, इस तरह की चीजें जो कि आपके सपोर्टिंग प्रोडक्टिव या इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी लाइवलीहुड, मतलब आपको पैसा कमा के देंगी वो चीजें, ठीक है, वो फाइनेंस करना है, वो फिजिकल एसेट फाइनेंस करना है AFC ने, जिससे आपको आमदनी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ेंगे आप। वो वाले एसेट्स AFC फाइनेंस करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, आपने बस डालनी है, बस से आप पैसा कमाओगे, इस तरह की बस आपको फाइनेंस करानी है, आप जाइए या AFC के पास। आपको ट्रैक्टर खरीदना है, लाथे मशीन खरीदनी है, आपको एक जनरेटर सेट खरीदना है, अर्थ मूविंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं, मूविंग ऑन ओन पावर एंड जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन, किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल मशीन आपको फाइनेंस करवानी है, तो ये जो हमारी एसेट फाइनेंस कंपनी है ये फाइनेंस करती है। इसका मेन काम है फिजिकल एसेट्स को ही फाइनेंस करना। Principal business for this purpose is defined as the aggregate of financing real or physical assets supporting economic activity। इसमें हम बात करी जो हमने कि वो फाइनेंस ही करेगी रियल फिजिकल एसेट जो कि आमदनी देंगे, जिससे आप पैसा कमाओगे, एंड इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम। और एक क्लॉज ऐड किया गया कि उसमें से जो आप इनकम लेगी AFC, वो उसके टोटल एसेट्स और इनकम की 60% से कम नहीं होनी चाहिए। जो इनकम AFC के पास आ रही है, इट शुड नॉट बी लेस देन, उसके अपने टोटल एसेट और टोटल इनकम का 60% से कम नहीं होना चाहिए। ये क्लॉज ऐड किया गया है, जो इनकम इससे अराइज होगी वो 60% उसके टोटल एसेट और टोटल इनकम से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। आगे बढ़िए। अब आती है नंबर 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी IC क्या करती है, एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए जो हमने अभी पढ़ा AFC वो क्या करती थी, उसका मेन बिजनेस है फाइनेंस करना है, फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करना है, कोई बड़ी बड़ी मशीनें वो फाइनेंस कर देती है। IC क्या करती है, वो सिक्योरिटीज में ही डील करती है। सिक्योरिटीज यहाँ पे मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो भी हमने पढ़ा, वो उसका काम ही इनमें डील करना है। These include primary dealers who deal it underwriting and market making for government securities। underwriting government securities, underwriting of जैसे शेयर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए शेयर्स लॉन्च होते हैं और खुदा ना खास्ता अगर पब्लिक ने उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो अंडरराइटर्स हैं वो शेयर्स का बाकी का बैलेंस खरीद लेते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये सिक्योरिटीज में ही डील करती है और अंडरराइटिंग भी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, ये इसका काम है। थर्ड पॉइंट आता है लोन कंपनी LC।
LC means any company which is a financial institution carrying on its principal business of providing of finance, whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own, but does not include asset finance company. अब ये जो लोन कंपनी है ये क्या करती है, ये फाइनेंस करती है, लोन देती है, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन AFC वाला काम नहीं करती। मतलब फिजिकल एसेट खरीदने के लिए किसी को मशीन खरीदनी है तो वो LC के पास नहीं जाएगा, तो वो AFC के पास जाएगा। अदरवाइज काम इसका भी वही है, लोन्स और एडवांस देना, फाइनेंस करना, लेकिन फिजिकल एसेट्स को छोड़ के बाकी चीजें ये फाइनेंस कर देती है। देखिए, अंडर द सर्कुलर हार्मोनाइजेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs कैटेगरी, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उसने क्या किया, ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ NBFCs जो भी हमने डिस्कस करी हैं, AFC, LC और IC, एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी LC और इन्वेस्टमेंट कंपनी IC, इनको इकट्ठा कर दिया, एक नाम दे दिया NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, NBFC ICC, इन तीनों को एक नाम के अंदर डाल दिया गया। Financial institution carrying on its principal business asset financing, providing of finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own, and the acquisition of securities, यही इन तीनों के, ये तीनों के काम है जो भी हमने पढ़े, या तो एसेट को फाइनेंस करना या फिर लोन देना, मशीनों के अलावा किसी और चीज के लिए लोन देना, 2 नंबर, और तीसरा नंबर सिक्योरिटीज में डील करना। इनको जो इकट्ठा एक नाम दिया गया, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मर्जिंग 3 कैटेगरीज ऑफ NBFCs इज टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू द NBFC सेक्टर। इन तीनों को जो हमने एक नाम दिया, इससे इनका दायरा, ऑपरेशन का दायरा जो है वो बढ़ गया, इसलिए RBI ने इन तीनों को एक हेडिंग के अंदर डाल दिया। चौथा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC। देखिए अब IFC क्या है, इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसके ये 4 क्लॉज ये मीट करती है। क्या क्लॉज है? पहला, विच डिप्लॉयज एटलीस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। अपने टोटल एसेट्स का 75% वो कहाँ डालती है? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तो 75% जो अपने एसेट्स का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला जाता है, और उसका मिनिमम नेट ओन फंड, उसके अपने नेट ओन्ड फंड जो है वो कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए। इट हैज अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए और इक्विवेलेंट, उसको ए रेटिंग, क्रेडिट ए रेटिंग मिलनी चाहिए, या उससे बड़ी मिली है तो चलेगा, लेकिन कम से कम उसको ए रेटिंग मिलनी चाहिए। और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, आपने रेशियोज पढ़े होंगे बिजनेस में, ये जो CRAR है, कैपिटल को रिस्क वेटेड एसेट रेशियो से कंपेयर करके 15% उसका आना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 क्लॉज मीट हो गए तो आपका IFC बन गया। 5वां पॉइंट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको बोला जाता है IDF NBFC। देखिए IDF NBFC इज अ कंपनी रजिस्टर्ड एज NBFC, उसको NBFC के जैसा ही रजिस्ट्रेशन मिला है, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये लॉन्ग टर्म, लंबे समय की कर्जा दिया जाता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन सकें। IDF NBFC raises resources through the issue of rupee or dollar denominated bonds, रूपी बॉन्ड्स, डॉलर बॉन्ड्स, मिनिमम 5 ईयर मेच्योरिटी, कम से कम 5 ईयर की जो उसकी है मेच्योरिटी होती है। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कैन स्पॉन्सर, जो IFCs हैं जो हमने यहाँ पढ़ा, यही ये IDF NBFC को स्पॉन्सर कर सकती हैं। IDF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तो ये हमने देखा कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम में ही आती हैं। आगे बढ़ेंगे। 6th आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC का MFI। देखिए, इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC हैविंग नॉट लेस देन 85% ऑफ इट्स एसेट्स इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स व्हिच सैटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए, जो उसके, ये जो हमारे क्वालिफाइंग एसेट्स, मतलब ये जो ये वाली कंडीशंस मीट करेंगे, इसका 85% कम से कम एसेट जो है, 85% से कम नहीं होना चाहिए, वो ये मीट करें उसके एसेट्स। क्या मीट करें? पहला पॉइंट है लोन डिस्पर्स्ड बाय NBFC MFI, जो ये लोन देगी टू अ बोरोअर, जिसको वो लोन दे रही है, विद अ रूरल हाउस होल्ड विद एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अगर वो रूरल
गांव, अगर वो गांव में किसी घर को लोन दे रही है तो उस गांव वाले की जो इनकम है वो 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर वो सेमी अर्बन थोड़ा शहरी विकास वालों को दे रही है तो उस घर की इनकम 1,60,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे, माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है। तो गांव में किसी की इनकम 1 लाख जितनी है, 1 लाख से ऊपर नहीं है, उसको ये लोन देगी। और अगर शहर में कोई है तो 1,60,000 से ऊपर उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड, पहले साइकिल में जो लोन अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और आने वाले फर्दर साइकिल्स में लोन अमाउंट 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज टोटल इंडेटनेस ऑफ द बोरोअर डज नॉट एक्सीड 1 लाख, टोटल जो उस पे कर्जा है वो 1 लाख से ऊपर ना चढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बोला था कि कौन कहलाएगा MFI NBFC, जिसका कम से कम 85% ऑफ उसके एसेट्स ये कंडीशन मीट करें। 3 पॉइंट ये हो गए, आगे भी हैं इसके पॉइंट। चौथा पॉइंट है टेन्योर ऑफ द लोन नॉट टू बी लेस देन 24 मंथ्स फॉर द लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 15,000 विद प्रीपेमेंट विदाउट पेनल्टी। वो कहते हैं कि जो लोन का टेन्योर है, किश्त वापस करने की जो है, वो कम से कम 2 साल तक तो छेड़ो मत। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे लोग हैं, छोटा छोटा पैसा दिया है ना उनको, तो उनका काम, वो लोग सच में गरीब हैं, तो आप एकदम से उनसे इंस्टॉलमेंट मांगने लग जाओगे तो वो कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। इसलिए कम से कम 24 महीने का टाइम रखा गया है, और विद प्रीपेमेंट विदाउट पेनल्टी। आप उनको एकदम से एक्सेस ऑफ 15,000 पे पेनल्टी भी मत लगाइए। ई पॉइंट इज लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलेटरल, कुछ गिरवी नहीं रखना है, तभी वो लोग प्रॉस्पर कर पाएंगे। उनके पास कुछ है ही नहीं बेचारों के पास मॉर्गेज करने के लिए, तो वो क्या वो रखेंगे, गिरवी रखेंगे? बिना गिरवी के लोन दीजिए। अगला है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स गिवन फॉर द इनकम जनरेशन इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल लोन गिवन बाय MFI जितने लोन देती है उसका 50% ये जो लोन है वो इनकम जनरेशन के लिए होना चाहिए, ताकि जिनको उन्होंने लोन दिया है उससे उनकी आमदनी बढ़े। लोन इज रीपेएबल वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स एट द चॉइस ऑफ द बोरोवर। जिसने लोन लिया है उसकी मर्जी पर ही किश्त वापस होगी। वो हफ्ते से हफ्ता हो सकती है, संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, ऐसे भी हो सकता है। 15 दिन में एक बार वो किश्त देगा, ये भी हो सकता है, या महीने से महीने वो किश्त देगा, ये भी हो सकता है। ये लोन लेने वाले की मर्जी पर है कि वो कौन सी किश्त को सिलेक्ट करता है, महीने वाली, 15 दिन वाली, या वीकली, हफ्ते में एक बार। ठीक है जी। अब आता है 7th पॉइंट, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ये क्या है? CIC NDSI, it is an NBFC carrying on the business of acquisition of shares and securities which satisfy the following conditions। देखिए, ये शेयर्स और सिक्योरिटीज में ही डील करती है, लेकिन कुछ क्लॉज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्या है? इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट और लोन्स इन ग्रुप कंपनीज। तो कम से कम 90% वाले जो उसके टोटल एसेट्स हैं वो कहाँ हैं? वो हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स में, और डेट और लोन्स इन द ग्रुप कंपनीज में। 90% ऑफ उसका एसेट यहाँ होना चाहिए। B point, its investments in the equity shares in group companies constitute not less than 60% of total assets। जो उसकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में है वो उसके टोटल एसेट्स के 60% से कम नहीं होना चाहिए। और इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर इंक्लूड, उसमें हम शामिल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरीली कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर्स, वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो सच में इक्विटी शेयर्स में ही बदल जाएंगी विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन वो इशू हुई हैं 10 साल से ज्यादा नहीं, 10 साल के अंदर अंदर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, उनको भी हम इस कैटेगरी में मानेंगे। तो क्या है ये क्लॉज की इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी शेयर्स में होनी चाहिए, नॉट लेस देन 60% ऑफ टोटल, उसके जितने टोटल एसेट हैं उससे 60% तक का सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में हो। C पॉइंट क्या है? इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डेट्स और लोन्स इन ग्रुप कंपनीज एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। वो जो ट्रेड अपना करता है वो नहीं करता इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एक्सेप्ट इसको छोड़कर ब्लॉक सेल में वो है ऑफ डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट के पर्पस में।
ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ेंगे। It does not carry on any other financial activity referred to in these sections of the RBI Act. जो आरबीआई एक्ट के ये सेक्शंस में फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो नहीं करता, एक्सेप्ट इन इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोन्स टू इन्वेस्टमेंट इन डेट इशुएंस ऑफ ग्रुप कंपनीज और गारंटीज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप कंपनीज। आरबीआई एक्ट 1934 के इन सेक्शंस में वो डील नहीं करता। वो किसमें करता है? सिर्फ इसमें करता है, इन्वेस्टमेंट करता है बैंक डिपॉजिट में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो करता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करता है, लोन्स टू एंड इन्वेस्टमेंट्स इन डेट इशुएंस ऑफ ग्रुप कंपनीज में वो करता है। इट एसेट साइड इज 100 करोड़ अबव, उसका एसेट जो है 100 करोड़ या उससे ऊपर होने चाहिए, और पब्लिक फंड वो एक्सेप्ट करता है, आम जनता का फंड वो एक्सेप्ट करता है। अब देखिए 8 पॉइंट है फैक्टर्स। एनबीएफसी फैक्टर्स किसको कहते हैं? पहले सुनिए फैक्टर क्या होता है। देखिए फैक्टरिंग, पहले फैक्टरिंग इज व्हेन कंपनी सेल देयर रेज्ड इनवॉइसेस टू गेट इमीडिएट कैश। मैं फैक्टरिंग का मतलब जितने मेरे पास बिल पड़े हैं, इनवॉइस मतलब बिल। देखिए मैं एक चीज बेचता हूँ किसी को, तो मैं उसको बिल काट के देता हूँ, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, वो बोला अच्छा अगले महीने दूंगा, किसी ने बोला 2 महीने के बाद दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास इतने सारे बिल इकट्ठे हो गए, तो मैं इस फैक्टर कंपनी के पास जाऊंगा, मैं ये सारे बिल इसको बेच दूंगा और ये मुझे उसके बदले में पैसे दे देंगे। आने वाले टाइम पे जो मेरे क्लाइंट्स थे वो इन्हीं को जाकर पैसा दे देंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो मुझे क्या फायदा हुआ फैक्टरिंग से? मुझे एकदम पैसा मिल गया। नहीं तो किसी ने मुझे 15 दिन के बाद देना था, किसी क्लाइंट ने 1 महीने के बाद, तो किसी क्लाइंट ने 2 महीने के बाद, तो मुझे इमीडिएट जो है वो कैश मिल गया, मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो दोबारा सुनिए, फैक्टरिंग इज व्हेन कंपनी सेल देयर रेज्ड इनवॉइसेस, अपने बिल बेच देते हैं वो फैक्टर कंपनी को, और फैक्टर कंपनी उनको पैसा दे देती है। अब बात करेंगे एनबीएफसी फैक्टर क्या है। एनबीएफसी फैक्टर इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंगेज्ड इन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग। ये डिपॉजिट नहीं लेते, इनका काम क्या है? फैक्टरिंग करना बस। The financial assets in the factoring business should constitute at least 75% of total income. टोटल एसेट, उसका 75% उसके टोटल एसेट्स का जो है वो फैक्टरिंग बिजनेस में लगा हुआ होना चाहिए, और उसकी जो आमदनी है फैक्टरिंग बिजनेस से वो उसकी टोटल आमदनी के 75% से कम नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, उसके टोटल एसेट्स का 75% फैक्टरिंग बिजनेस में लगा हो और उसके टोटल इनकम का 75% कम से कम फैक्टरिंग से आए, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्टर, एनबीएफसी फैक्टर। Ninth point is mortgage guarantee companies, MGC. MGCs are the financial institutions for which at least 90% of the business turnover is mortgage guarantee business. उसका 90% business mortgage पे चलता है, guarantee, mortgage guarantee वो देता है। गिरवी, at least 90% of the gross income is from mortgage guarantee business, 90% उसकी इनकम वहां से आए, and net owned fund, जो उसके net fund है उसकी 100 करोड़ होना चाहिए, वो कहलाती है एनबीएफसी एमजीसी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। देखिए अब जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे एनबीएफसी के काम के रूप के बारे में बात करी थी, अब हम एनबीएफसी का डिवीजन करेंगे। टाइप्स है ऑफ लायबिलिटी एंड साइज। फर्स्ट इज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो डिपॉजिट लेते हैं। सेकंड इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिनको हम साइज के बेसिस पे आगे विभाजित करते हैं। पहला कहलाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी whose asset size is of 500 करोड़, जिसका एसेट साइड कितना रहेगा? 500 करोड़ और मोर, उससे ज्यादा हो सकता है एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। वो एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा है वो हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में काउंट करते हैं। The rationale, क्यों ऐसा किया जाता है? The rationale for such classification is that activities of such NBFCs will have a bearing on the financial stability of the overall economy. देखिए वो हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी में एक मार्क छोड़ती हैं, क्योंकि उनका जो साइज है वो इतना बड़ा है, 500 करोड़ से ऊपर है। अगला आता है नॉन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी एनडी, जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से कम है। यहाँ 500 करोड़ से ज्यादा था, यहाँ 500 करोड़ से कम है।
एनबीएफसीज विद एसेट्स ऑफ लेस देन 500 करोड़ एग्जम्प्टेड, उनको छूट दी जाती है कि वो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो ना बनाएं, अदरवाइज बनानी पड़ती है। लेकिन जो नॉन सिस्टमेटिक यानी कि 500 करोड़ से कम एसेट साइज वाली हैं, उनको ये CRAR बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म, उधारी वाले जो ये कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म है, इनको भी पूर्ण करना इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनको ये छूट दी गई है। आगे बढ़िए। मेथड्स फॉर फाइनेंसिंग ऑफ परचेजिंग एसेट्स, देखिए जो हम एसेट खरीदते हैं, इससे फाइनेंस करवाते हैं, तो कौन कौन से टाइप हैं? देखिए 3 टाइप होते हैं। पहला है लोन, आप लोन ले सकते हैं। दूसरा है हायर परचेज, परचेजिंग इंस्टॉलमेंट्स, किश्तों में, ठीक है जी। और तीसरा है लीज। लीज क्या है? लीज रेंटल इज द कंसिडरेशन फॉर द राइट टू यूज अ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड। आपने सुना होगा कि लीज ली जाती है 50 साल 100 साल के लिए, आपको ये हक दिया जाता है कि उतने सालों के लिए आप वो चीज यूज कर लीजिए, लेकिन वो आपको सेल, बेच नहीं दी जाती। आपको लीज पे अगर कोई चीज दी जाती है तो वो आपको बेची नहीं जाती है, लेकिन उतने सालों के लिए आपको ये हक दिया जाता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके 2 प्रकार हो गए, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या है? द लेसर, दैट इज द एंटाइटी विच ऑफर्स लीज, जिसने वो लीज पर दी है, जिसकी वो चीज सच में थी, ही हैज द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द प्रोडक्ट। उसको उस चीज की जो उसने लीज पर दिया है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो उस लेसर ने ही देखनी है, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो। अगर फाइनेंशियल लीज है तो उसकी ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि उसको वो प्रोडक्ट मेंटेन करना है। Lessor typically sells the product to the lessee at a residual value at the end of the tenure of the lease contract. जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो जनरली फाइनेंशियल लीज में जो लेसर है, जिसकी वो चीज थी, वो थोड़े बहुत पैसे में उसको बेच देता है। किसको बेच देता है? लेसी को बेच देता है। आगे बढ़िए। अब हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या फर्क है। पहला मीनिंग, कमर्शियल अरेंजमेंट है जी फाइनेंशियल लीज, जिसमें लेसर लेसी को अलाउ करता है यूज द एसेट फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेंटल्स। देखिए हमें ये तो समझ में आ ही जाता है कि ये जो चीज लीज पे हम ले रहे हैं, इसकी इकोनॉमिक लाइफ, ये कितने साल की इसकी लाइफ है। तो जनरली जितनी उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, उतने के लिए उसको यूज करने के लिए दे दिया जाता है, और उसको एक रेंट उसके बदले में देना पड़ता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज ऐसा एक कमर्शियल अरेंजमेंट है, लेसर अलाउज द लेसी टू यूज द एसेट फॉर अ टर्म स्मॉलर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेंटल। रेंट इसमें भी दिया जाता है, लेकिन जितनी उसकी इकोनॉमिक यूजेबल लाइफ है, उससे कुछ कम सालों के लिए ही ये लीज दी जाती है। नेचर, ये है जी आपका लोन एग्रीमेंट, और ये है आपका रेंटल एग्रीमेंट। ऑपरेटिंग लीज में रेंटल एग्रीमेंट आता है। लीज टर्म क्या है? द लीज टर्म ऑफ फाइनेंशियल लीज इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द ऑपरेटिंग लीज। जो समय है ज्यादा समय का होता है, और ये जो ऑपरेटिंग लीज है ये कम समय की होती है। रिस्क बियरिंग फॉर ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मतलब किसी चीज का पुराना हो जाना। कोई आपने मशीन लिया, वो पुरानी हो गई, नया मॉडल आ गया, उसको बोलता है ऑब्सोलिसेंस। तो रिस्क जो है वो लेसी का होता है, इधर जो रिस्क है वो लेसर का होता है, जिसने चीज दी है उसका, यहाँ जिसने चीज ली है उसका। आगे बढ़िए। नाउ कैंसिलेशन ऑफ द लीज। देखिए फाइनेंशियल लीज में कैंसिल तभी हो सकती है अगर कुछ कोई पर्टिकुलर चीज हो जाए, सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट, तभी फाइनेंशियल लीज कैंसिल होती है। अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ आउट ऑफ द फॉर्म, कुछ अलग ही कोई बात हो जाए, यहाँ पर जब आप चाहें आप कैंसिल कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस चार्जेस आर अलाउड एज डिडक्शन टू द लेसी। तो देखिए जो फाइनेंशियल लीज होती है उसमें डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल जो चार्जेस हैं वो उसको डिडक्ट करने का अलाउ कर दिया जाता है। लीज रेंट इज अलाउेबल एज डिडक्शन टू द लेसी। यहाँ पर क्या मिलता है? डिडक्शन, लीज रेंट। यहाँ क्या मिलता था? डेप्रिसिएशन चार्जेस। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये लेसी बियर करता है, यहाँ पर लेसर बियर करता है। बार्गेन परचेज ऑप्शन, the lease contains an option where the lessee can purchase the equipment at the price less than the fair market value. इसमें एक ऑप्शन होती है कि जिसने ली है वो चीज, वो सामान, इक्विपमेंट खरीद सकता है एट अ प्राइस लेस, थोड़े सस्ते में वो चीज खरीद सकता है, ऐसा ऑप्शन होता है।
यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम द लेसर टू द लेसी विद जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिस्क है, जब ट्रांसफर एसेट होएगा तभी ये ट्रांसफर होता है। डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द लेसर टू द लेसी विद द ट्रांसफर ऑफ द एसेट। यहाँ पर ऐसा कोई रिस्क जो है ट्रांसफर नहीं होता। आगे बढ़िए। लोन वर्सेस लीज वर्सेस हायर परचेज, ये तीनों टर्म्स में क्या अंतर है ये पढ़ेंगे। पहला है टाइटल या ओनरशिप, किसके नाम टाइटल रहेगा, नाम किसका आएगा। पासेस इमीडिएटली टू द बोरोवर, जब आप लोन लेते हैं तो जो मालिकाना हक है वो उधार जिसने लोन लिया है उसको मिल गया। यहाँ जो मालिकाना हक है वो लेसर के पास रह गया, और यहाँ हायर परचेज में ये ट्रांसफर टू द हायरर एट जब कॉन्ट्रैक्ट हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब वो मालिकाना हक दूसरे बंदे को जाता है। टैक्स ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर टैक्स डिडक्टेबल, उसमें टैक्स में आपको मुआवजा मिलता है इन इंडिया। होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट्स आर आल्सो टैक्स डिडक्टेबल, जब आप होम लोन लेते हो उसमें रीपेमेंट करते हो वो भी आप टैक्स में माफी ले सकते हो। कंप्लीट लीज रेंटल्स, पूरा लीज रेंटल जो है वो टैक्स डिडक्ट करता है। यहाँ ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो टैक्स की माफी के अंदर आता है। अपफ्रंट पेमेंट बाय द बोरोअर और द हायरर और द लेसी, अपफ्रंट पेमेंट जो पहली वाली पैसा देना होता है। बोरोअर मस्ट पे सम अमाउंट एज लेंडर डज नॉट फाइनेंस 100%, जब आप लोन लेके कोई चीज फाइनेंस करते हो तो वो जो सामने वाला है वो 100% फाइनेंस नहीं करता, जो लेने वाला है उसको अपने पल्ले से भी थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। इधर लेसर में कलेक्ट 1 or 2 लीज रेंटल्स अपफ्रंट, वो चाहे तो 1 या 2 रेंटल ले सकता है पहले ही। और यहाँ ओनर जो है ही में कलेक्ट 1 or 2 इंस्टॉलमेंट्स अपफ्रंट, वो भी पहले अर्नेस्ट मनी जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं हायर परचेज में वो मांग सकता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट हायर एज इट इज फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द एसेट, ये ज्यादा रहती है लोन के केस में। लीज के केस में लोअर रहती है क्योंकि ये पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट पे आती है, एसेट के थोड़े से भाग पर आती है। हायर परचेज में हायर होती है देन द लीज ऑफ द लोन से भी ज्यादा होती है, एज हायर परचेज चार्जेस हैं वो जो काफी ज्यादा होते हैं। अब आई बात टैक्स डेप्रिसिएशन की, क्लेम्ड बाय द बोरोअर एज ही इज द ओनर, वो जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो कौन क्लेम करेगा, बोरोअर, क्योंकि अब वो मालिक बन गया। यहाँ इट इज क्लेम्ड बाय द लेसर एज ही इज द ओनर, वो मालिक होता है तो वो क्लेम करता है। और यहाँ क्लेम्ड बाय द हायरर दो नॉट द ओनर, ओनरशिप पासिस, ये जो जिसने हायर परचेज पे चीज ली है वो ही क्लेम करेगा टैक्स की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ओनरशिप तो हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर ही पास होती है। आई होप आपको आज का आर्टिकल समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।